किस्त नंबर 14 दिल अदल बदल। अगली रात में फिर से अपना मुसव्वदा लेकर बैठ गया। मैं अस्पताल से घर की तरफ जा रहा था तो सारे इलाके में यह खबर फैल चुकी थी कि खलील के साले जफरों ने आली का रिश्ता तोड़वाने के लिए अनवर को 2 दफा फोन किया और फिर इसे खत भी लिखा। इस काम में इसकी बहन सुहर ने इसका साथ दिया था। कुछ लोग तो खलील को भी शक की निगाह से देख रहे थे। मैं गिल्ली की नुक्कड़ मोड़ने लगा था कि अचानक मेरे सामने जफरो आ गया। तुम यहाँ? मैं जफरो को देखकर चौंक गया था। यार महरूज बादशाह, रब्बी कसमें मैंने खत नहीं लिखा और न ही मैंने कोई फोन शोन किया है, पर मेरी बात पर कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं है। मैंने अर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। जफरो तो चंद दिनों के लिए गायब हो जा। नबील का दिमाग घुमा हुआ है, इसके सामने तो भूल कर भी मत जाना, नहीं तो इसने तुझे आड़ा देना है। गिल्ली की दूसरी तरफ से चंद लोगों के आने की आवाज आ रही थी। मेरा ध्यान इस तरफ गया था। वापस देखा तो जफरो सच में ही गायब हो चुका था। मुझ पर भी चंद लोगों को शक था। जिनको मुझ पर शक था उनको जवाब देने वालों के पास एक मजबूत दलील ये भी थी, अगर महरूज ने खत लिखा होता तो वो अपना नाम थोड़ी खत पर लिखता। जितने मुनहातिन बातें, सब ने अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक बात की थी। चंद दिनों बाद आली अस्पताल से घर शिफ्ट हो गए। आली के अस्पताल से आने के बाद हम पहली दफा छत पर बैठे थे। थोड़ी देर खामोशी के बाद नबील ने बात शुरू की। महरूज, तुमने अपने घर वालों से बात की? नानी से बात की है। तो क्या कहा इन्होंने? नबील ने जल्दी से पूछा। नानी तो बहुत खुश हुई थी, वो आजकल में अबू से बात करेंगी। तुमने मेरा जिक्र तो नहीं किया? नबील ने फिक्रमंदी के साथ पूछा। वो तो उम्मी अबू से मेरा जिक्र भी नहीं करेंगी, बस इनको एक फिक्र थी कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। मेरे घर वालों की फिक्र न करो, उन्हें मैं मना लूंगा। वैसे तुमने बीबी जी से बात किया की? नबील ने ऐसे पूछा जैसे वाकई ही मैं नालायक आदमी हूं। इतने सालों की दोस्ती में आज पहली बार हम दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। इस दिन हमारे लिए छत पर कोई दूध भी लेकर नहीं आया था। अभी मैं ये सोच रहा था कि मेरी छोटी बहन तहरीम ट्रे में 2 प्याले दूध रखे हुए छत पर आए। इसने आते ही कह दिया, मैं आली बाजी का पता करने गई थी तो इन्होंने कहा कि मैं अब दोनों को दूध दे आऊं। नबील ने दूध का प्याला उठाने के बाद मेरी बहन के सर पर प्यार दिया था। इसने मेरी बहन को इज्जत दी थी और मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। तहरीम वहां से चली गई। मैं नजरें झुकाए बैठा हुआ था। हम कब तक एक दूसरे से नजरें चुराते रहेंगे? मैं जानता हूं इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नबील ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे अपनी अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया था, मगर मैं अपने ज़मीर की अदालत में मुजरिम बना बैठा था। मुझे बताओ नबील, फिर कौन है कसूरवार? मैंने अपनी डायरी देखी है, इसमें 20-10 मुबर का पेज लगा हुआ है। कभी मुझे आरफा पर शक होने लगता है और कभी बिस्मा पर। सानिया तो गुनाहगार है ही, मैंने जज्बाती होते हुए कहा। नबील ने ठंडी सांस भरी और कहने लगा, दूध पियो, ठंडा हो रहा है। तुमने इस दिन कहा था कि तुम्हें समझ आ गई है। मुझे भी बताओ तुम क्या समझे हो? मैंने तल्खी से पूछा। नबील ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय दूध पीने को तरजीह दी। दूध खत्म करने के बाद इसने अपना प्याला रखा और अपनी साना दी। अपने घर वालों को रिश्ते के लिए कल ही भेज दो। और नबील ये बोलकर छत से नीचे चला गया। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो नानी मेरे इंतजार में ही बैठी हुई थी। मुझे देखा तो बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया तो कहने लगी, तुम अली से क्यों शादी करना चाहते हो? क्योंकि मेरी वजह से वो बदनाम हुई है। बदनाम तो वो मोहब्बत की वजह से हुई है। नानी ने मुझ पर जांचती निगाह डालते हुए अपनी राय दी। किस मोहब्बत की बात कर रही हैं नानी, जो मुझे 3 बार हुई थी? मैं तो बदनाम नहीं हुआ। मर्द मोहब्बत करे या नफरत, वो बाइज्जत ही रहता है। औरत नफरत करके भी बदनाम और मोहब्बत करके भी बदनाम। तुम सिर्फ ये बताओ, इससे शादी क्यों करना चाहते हो? मेरे पास नानी के सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने नानी को ये जवाब दिया, अब किसी ना किसी से तो शादी करनी ही है। जो तुम्हारी हिस्से की गोलियां अपने जिस्म पर खाए वो किसी की नहीं अपनी होती है। वो तो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम अपनी बताओ। मेरे दिल में आली के लिए इज्जत बहुत ज्यादा थी, मगर मैं मोहब्बत का इकरार नहीं कर पा रहा था।
मुझे नहीं पता मैं क्यों आली से शादी करना चाहता हूँ, बस अब मेरी इससे शादी करवा दे। नानी कुछ गौर फिक्र करने लगी। ये सिर्फ तुम्हारी ही ख्वाहिश है या आली के घर में से भी कोई चाहता है? नबील भी यही चाहता है। नबील से वादे के बावजूद मेरे मुंह से इसका नाम निकल गया। नानी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बखर गई। इंशाअल्लाह फिर ये रिश्ता हो जाएगा। तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देती हूँ, तुम्हारी माँ बाप को भी मैंने राजी कर लिया है। तुम्हारा दोस्त सियाना निकला। बहन की गलती को गुनाह नहीं बनने दिया इसने। नानी, इसमें आली की तो कोई गलती नहीं है, मैंने आली की तरफ से खुद ही सफाई दे डाली। नानी ने मुझे गौर से देखा, फिर गोया हुई। कभी कभी तो तुम भी बड़ी सियानी बात करते हो। पता नहीं नानी ने मेरी तारीफ की थी या तंज। अगले दिन मेरे घर वाले आली के घर पहुंच गए। नबील ने अपने घर वालों का ज़हन पहले से बना रखा था। सोने पे सुहागा ये हो गया कि नानी ने ही बात की थी। नबील के अबुआ को ज़ात बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिनको नानी और नबील ने मिलकर दावर कर दिया था। इस तरह मेरा आली के साथ रमज़ान के मुबारक महीने में बरोज़ इतवार 20/10 मुबर 1998 को इफ्तारी के बाद इंतहाई सादगी के साथ निकाह हो गया। एक बात का मुझे आज तक अफसोस है कि खलील भाई अपनी बहन के निकाह में शिरकत नहीं कर सके। खलील भाई थोड़े बेवकूफ़ ज़रूर थे मगर दिल के अच्छे थे। इस वक्त नबील के अबुआ खलील और उसके ससुराल वालों की शक्ल देखने को भी तैयार न थे। मोहब्बत के सर पर अगर इज्जत की चादर न हो तो वो मोहब्बत बेवा हो जाती है, और मैं अपनी मोहब्बत को बेवा नहीं बनाना चाहता था। आज आली से अपने निकाह के बाद मैंने खुद से आली की मोहब्बत का इकरार किया था। जिस दिन आरफा का तनवीर से निकाह हुआ था, मैंने इस दिन शादी से पहले मोहब्बत से तौबा कर ली थी। इस दिन खुद से अहद किया था कि अब मैं अपनी बीवी ही से मोहब्बत करूंगा। आली की मोहब्बत देखकर मैं सच में कमजोर भी पड़ा था, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। ऐसा भी नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हुआ है। मैं खुद ही अनजान बना रहा। मैंने कहा ना, मोहब्बत के सर पर अगर इज्जत की चादर ना हो तो वो मोहब्बत बेवा हो जाती है। मैं भी नबील की तरह आली की इज्जत बचाने में लगा रहा। हमारे तरीकों में फर्क जरूर था। मैं तकरीबन सब जानता हूँ, फिर भी कुछ सवालों के जवाब सिर्फ आली के पास थे। वो शर्मिंदा ना हो इसलिए मैं इससे कभी नहीं पूछूंगा। इन सवालों के जवाब में छत पर बैठा खुद ही से हम कलाम था। हैरत की बात है, ना अपनी शादी वाली रात भी मैं छत पर गया था। नबील भी ऊपर आ गया। जैसे ही मैंने इसे देखा, मैं जल्दी से खड़ा हो गया और नीचे जाने लगा। नबील ने जाते हुए मुझे रोक कर कहा, महरोज, मेरी बहन बहुत भोली है, इसका ख्याल रखना। मैं खुद ही जज्बाती अंदाज में उसके गिले लग गया था। अपने कमरे में दाखिल हुआ तो आली दुल्हन बनी बैठी हुई थी, जिसके बारे मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आज वो मेरी दुल्हन बनी बैठी थी। मैं भी आली के पास बैठ गया। वो सिमट गई। हम दोनों ही गूंगे बने बैठे थे। थोड़ी देर बाद मैंने इसके बाजू पर जहां गोली लगी थी बड़े प्यार से हाथ रखकर पूछा, अब तो मेरे जख्म कैसे हैं? अब ठीक हो जाएंगे जी। तुम सामने क्यों आई थी? मैंने आली की थोड़ी को ऊपर उठाते हुए पूछा। गलती मेरी थी जी, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए थी ना। मैंने आली की बात पर कोई तबसरा नहीं किया। आली खुद ही तफसील बताने लगी। अब से बचपन ही से मोहब्बत करती हूँ। मैंने हैरत के आलम में आली की तरफ देखा। अगर इसमें रत्ती बराबर भी झूठ हो तो मैं अभी के अभी मर जाऊं जी। आली थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी। मैंने अपनी शहादत की उंगली इसके होठों पर रखकर इसे आंखों से खामोश रहने का इशारा किया। आली ने मेरी शहादत की उंगली को चूम लिया, फिर मेरी उंगली को दाएं हाथ में थामकर कहने लगी, मेरे दिल पर बोझ रहेगा। आप प्लीज मेरी बात सुन ले जी। बोलो। मैंने मुस्कुराते हुए आली का हाथ थाम लिया था। आली को मेरा एतमाद मिल गया तो वो बेहतर महसूस करने लगी। पिछले साल आबिदा ने आपको 2 डायरियां गिफ्ट की थी। मैंने उन 2 डायरियों में से सिर्फ एक कागज निकाला था आपको खत लिखने के लिए। अभी मैं आपको खत लिखने का सोच ही रही थी कि अपने भाई को बिस्मा के किस्से सुनाना शुरू कर दिए। बिस्मा के निकाह के बाद मैंने एक बार फिर से चाहा कि आपको सब बता दूं, मगर तब तक आपके और आल्फा के निकाह की बातें शुरू हो गई थी। फिर मेरी शादी की भी तारीख रखी गई। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल डूबे जा रहा था। फिर एक दिन सानिया का फोन आ गया।
सानिया से मेरी अच्छी हाय हेलो थी। इसने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया मेरी शादी के बारे में। बस फिर किया था मैंने इसे अपने दिल का हाल साना दिया। आखिर में सानिया ने मुझसे पूछा, तुम महरूज से शादी करना चाहती हो? मैंने फौरन हाँ कर दी। सानिया कहने लगी, बदनामी होगी। मैंने कहा, परवाह नहीं जी, फिर जैसे मैं कहती हूँ वैसे करती जाओ। सबसे पहले सानिया ने मुझसे तनवीर की दुकान का टेलीफोन नंबर मांगा। वो मैंने इसे दिया। सानिया ने तनवीर को आरफा के साथ शादी पर उकसाया। इसके बाद सानिया ने मुझे कहा कि मैं कहीं से अनवर की दूध दही की दुकान का टेलीफोन नंबर लेकर इसे दूं। मैंने अनवर का नंबर भी इसे दे दिया। सानिया ने महरूज बनकर अनवर को फ़ोन किया और मेरी तरफ से इसका दिल खट्टा करने की पूरी कोशिश की, मगर अनवर को यकीन नहीं आया। एक दिन सानिया ने मुझे फ़ोन किया और पूछने लगी, तो मेरे पास महरूज की डायरी का एक कागज़ था, हाँ मैंने रखा हुआ है संभाल कर। मैंने इसे बताया, वो तुम मुझे भेज दो। तुम इसका क्या करोगी? इस डायरी के कागज़ पर ख़त लिख कर अनवर के घर वालों को भेजूंगी। वो क्यों? आम कागज पर लिख कर भेजो, नूनगुनागी तो महरूज तो आराम से निकल सकता है। तो महरूज को निकलने दो ना। मैं तुम्हारी शादी अनवर से तुड़वा कर महरूज से करवाना चाहती हूँ। अगर महरूज शक के दायरे से निकल गया फिर तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी, इसलिए वो डायरी का कागज जरूरी है। इस तरह तो महरूज भी बदनाम हो जाएगा। नहीं होगा। वो कैसे? सिर्फ मैं, तुम और महरूज जानते हैं कि वो कागज इसकी डायरी का है। नबील भाई को भी पता होगा। महरूज अपनी हर बात नबील भाई से करते हैं। वाओ, फिर तो ये और भी आसान हो जाएगा। मैंने वो डायरी का कागज सानिया को करवा दिया था। 3 दिन बाद उसी डायरी के कागज पर सानिया के हाथ से लिखा हुआ खत मुझे मिल गया, जो मैंने अनवर के घर के एड्रेस पर करवा दिया था। शादी से 1 दिन पहले पिछले टाइम वो खत उन्हें मिला था। रात भर उनके घर बहस होती रही। अनवर ये शादी करना चाहता था मगर इसके घर वाले इनकारी थे। बारात वाले दिन जब आप और नबील भाई पकवाई वाली जगह से उठकर सोने के लिए गए थे, इससे कोई 2-2.5 घंटे बाद अनवर के घर वाले वो खत लेकर लाहौर पहुंच गए। आते ही उन्होंने वो खत खलील भाई के हाथ में थमा दिया। खलील भाई ने वो खत पढ़कर अबुआ जी के हाथ पर फेंका और खुद पिस्तौल लेकर आपको तलाश करने लगा। किसी ने इसे बताया कि आप दोनों यहाँ सोए हुए हैं, तो खलील भाई यहाँ आ गया। जब यह खबर मुझे मिली तो मैं भी भागकर यहाँ पहुँच गई। अली खामोश हो गई थी, उसकी आंखों में अश्कों की चमक थी। इससे पहले कि वो चमक टपक पड़ती मैंने अली को सीने से लगा लिया। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। इन गम के अश्कों ने खुशी की शक्ल इख्तियार कर ली। अली और मैं एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। मुझे सब सवालों के जवाब मिल गए थे सिवाय 2 के। रात के पिछले पहर जब अली मेरे पहलू में लेटी हुई थी तो मैंने इससे पूछा, तुमने मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लिया? भाभी सुगुर और खलील भाई को बहुत एतराज था इस बात को लेकर। खलील भाई और नबील भाई में झगड़ा भी हो गया था। नबील भाई मेरी पढ़ाई के हक में थे। वो झगड़ा ही हमारे घर के बंटवारे का सबब बना। खलील भाई ने घर और दुकान में से एक चीज का मुतालबा कर दिया था। अबुआ जी खलील भाई को कुछ भी नहीं देना चाहते थे। फिर नबील भाई के मजबूर करने पर दुकान खलील भाई को देने पर राजी हो गए। अबुआ जी ये चाहते थे कि नबील भाई अपना खानदानी काम ही करें, मगर नबील भाई ने स्पेयर पार्ट्स का कारोबार कर लिया। तुम्हारी तालीम को लेकर घर का बंटवारा तो हो ही गया था, कॉलेज में दाखिला ही ले लेती। भाभी सुगुर में घर से जाते हुए अम्मू को ताना दिया था कि अली कॉलेज जाकर जरूर चुन चढ़ाएगी। वो बात मैंने सुन ली थी, इसलिए मैं कॉलेज ही नहीं गई। चिन तो तुमने अब भी चढ़ा दिया है, मेरे मुंह से लाशूरी तौर पर निकल गया। अली जो मेरे पहलू में लेटी हुई थी वो शर्मिंदा सी हो गई। वो मुझसे खफा होने की बजाय मुझी से लिपट गई और अपना मुंह मेरे बाजू में दे दिया। चंद मिनट इसी तरह गुजर गए। अली मुझसे लिपटी हुई थी। इसकी गिरफ्त में अपनाई तो थी, मैं फिर भी परेशान था। मैं सोच ही रहा था कि अली से क्या बात करूं। वो खुद ही मेरे बाजू से सर निकालकर मुझे कहने लगी, आप मेरा लिबास हो जी, और मैं आपका मेरी गलती को सिर्फ 3 लोग जानते हैं, मेरी सहेली, मेरा भाई और मेरा लिबास।
भाई और सहेली ने तो अपना हक अदा कर दिया, अब आपकी बारी है। आली ने मेरे छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसा लाजवाब मुझे जिंदगी में किसी ने नहीं किया था। मैंने अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए जल्दी से बात बदली। मुझे खत लिखने के लिए मेरी डायरी ही से कागज क्यों निकाला? मुझे 20-10 मुबर वाला पेज ही चाहिए था खत लिखने के लिए। आली के चेहरे पर एकदम खुशी लूट आई थी। वो क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20-10 मुबर 1976 और मेरी 20-10 मुबर 1977। मुझे लगता था ये दिन हम दोनों के लिए साबित होगा, इसलिए नबील भाई से बोल कर निकाह की तारीख भी 20-10 मुबर ही रखवाई थी। आली किसी बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी जिसका बचपना अभी बाकी हो। मेरी वाल क्लॉक की तरफ नजर पड़ी। उठो, जल्दी करो, सहरी का टाइम होने वाला है। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।